बौद्धिक संसद में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एचपीएमसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बात करेंगे। आज मैं एक्सटेम्पोर नहीं हूं क्योंकि ये इशू मेरे लिए बिल्कुल ही नया है, इसलिए मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैं नोट्स के सहारे आपसे बात करूंगा। सभी बागवान ये सोच रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश के जितने भी बागवान हैं, कि एचपीएमसी हमें खाद और दवाइयां क्यों नहीं दे रहा इस वर्ष, जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इस साल बागवानों को खराब सेब एचपीएमसी में देने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब मैंने इसकी वजह पता की तो मालूम हुआ कि एचपीएमसी ने हिमफेड से पूरा एमआईएस सेब खरीद का काम अपने हाथों में ले लिया है। वेरी टिपिकल डिसीजन। हो सकता है फाइल नोटिंग में कुछ ऐसा हो कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन हुई होगी, लेकिन दिखने में एक बड़ा अजब गजब ये डिसीजन लगता है कि हिमफेड जो काम कर रहा था उस काम को हिमफेड से लेकर एचपीएमसी ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को दुगना कर दिया। मतलब ये है इसका कि जो काम पहले दो बड़ी संस्थाएं मिलकर संभाल रही थी, अब वह सिर्फ एक संस्था को सौंप दिया गया है और यही वजह शायद बनी है कि पूरी व्यवस्था नाकाम हो गई। इसी कारण एचपीएमसी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यह बात काफी आश्चर्यजनक है कि एचपीएमसी ने इस तरह का फैसला लिया ही। जब मैंने एचपीएमसी के कुछ करीबी लोगों से बात की तो और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला कि एचपीएमसी करोड़ों रुपए की खाद और दवाइयां बिना किसी टेंडर के खरीद रहा है। एचपीएमसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बिना टेंडर की चीजें खरीदना जनरली सीबीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ है। और वही खाद दवाइयां उन बागवानों को दी जा रही हैं जो अपना खराब सेब एचपीएमसी को देते हैं। बागवानों को तो उनका पैसा मिलना चाहिए, ना कि जबरदस्ती की खाद या दवाइयां। और ये जो खाद और दवाइयां हैं ये सीधे कंपनियों से लेने की बजाय बिचौलियों से ली जा रही है। एचपीएमसी द्वारा उर्वरक, कीटनाशक एवं अन्य कृषि आदानों की करोड़ों रुपए की खरीद बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के की जा रही है, जिससे कीमतों के बड़े होने और प्रतिस्पर्धा के अभाव को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। टेंडर के बिना की गई इस खरीद के बावजूद लगभग 90% खरीद शिमला स्थित स्थानीय डीलरों के माध्यम से की जा रही है, जबकि सीधे निर्माता या प्राथमिक आपूर्तिकर्ता से बिलिंग नहीं हो रही है और समान अवसर ना मिलने को लेकर गंभीर शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। एचपीएमसी द्वारा आपूर्ति किए जा रहे सभी उर्वरक और कीटनाशक भारत सरकार द्वारा पहले से ही अनुमोदित हैं, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा कीटनाशक अधिनियम 1968 के अंतर्गत आते हैं। चूंकि ये उत्पाद नियंत्रित और अधिकांशतः जेनेरिक हैं, इसलिए ओपन टेंडर न करने का कोई तकनीकी या नियामक औचित्य ही नहीं बनता। एचपीएमसी अपने जूस एवं फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय के लिए नियमित रूप से टेंडर जारी करता है, परंतु उर्वरक एवं कीटनाशकों के लिए कोई टेंडर नहीं निकाला जाता, जबकि इनकी खरीद मात्रा और वित्तीय जोखिम कहीं अधिक है। केवल इस वर्ष में ही एमआईएस के अंतर्गत किसानों को किए जाने वाला भुगतान करीबन 120 करोड़ से अधिक एचपीएमसी के माध्यम से हो चुका है। यह तथ्य स्वयं दर्शाता है कि यदि किसानों को सीधे भुगतान की बजाय उर्वरक और कीटनाशक लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि वे नकद के स्थान पर महंगे इनपुट खरीदने को बाध्य होंगे। उर्वरकों के मामले में एचपीएमसी द्वारा बेचे जा रहे अधिकांश उत्पाद उनके आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्मित नहीं होते। वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला इस प्रकार है। इस वक्त जो परचेज एचपीएमसी कर रही है उसका जो लाइन ऑफ परचेज है वो मैं आपको बता रहा हूं। निर्माता से आता है मार्केटिंग कंपनी के पास, मार्केटिंग कंपनी से जाता है डीलर के पास, डीलर से जाता है एचपीएमसी के पास और एचपीएमसी से फिर जाता है ये किसान बागवान के पास। जबकि एक पारदर्शी और सार्वजनिक खरीद प्रणाली में आदर्श स्थिति होनी क्या चाहिए? निर्माता से एचपीएमसी के पास आए सीधे और एचपीएमसी से डीलर के पास जाए। एचपीएमसी द्वारा बेचा जाने वाला लगभग हर उर्वरक एवं कीटनाशक खुले बाजार में 10 से 20% सस्ते दामों पर उपलब्ध है। इसके साथ साथ एमआईएस के अंतर्गत किसानों को भुगतान में देरी होती है, जिससे किसान महंगे इनपुट एचपीएमसी से खरीदने को मजबूर होता है। अभी आप सोचिए, एक बागवान ने अपना सेब एचपीएमसी को बेचा और एचपीएमसी ने उस सेब का भुगतान बागवान को करना है। अब पेमेंट में जब डिले होती है, बागवान अपना पैसा मांगता है तो एचपीएमसी कहती है भैया ऐसा है, पैसे को अगर आप
आपको अगर पैसा चाहिए तो यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, अन्यथा आप खाद ले लो, पेस्टिसाइड ले लो, टूल्स ले लो। अब इशू ये खड़ा होता है कि क्या बागवान अपने घर का राशन जो है वो राशन की दुकान पे क्या वो खाद की बोरी रख के वो राशन तो ले नहीं सकता, या उसने अपने बच्चे के स्कूल की फीस देनी है, घर के और भी कई तरह के खर्चे होते हैं। तो एक अजब गजब से एक सिस्टम हो गया, ये बार्टर सिस्टम है। गवर्नमेंट कैन नॉट एंटर इनटू सच काइंड ऑफ ए बार्टर सिस्टम कि मैं आपसे सेब परचेज कर रहा हूं, भाई मुझे आपको उसकी कीमत अदा करनी है, तो मैं कीमत अदा नहीं कर पा रहा हूं तो आप मेरे से खाद ले लो, उर्वरक ले लो और टूल्स ले लो। क्यों ले लो? किसानों को उर्वरक और कीटनाशक नहीं चाहिए, उन्हें तो समय पर भुगतान चाहिए। निजी डीलरों की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में खरीद करने के बावजूद एचपीएमसी की बिक्री दरें अधिक बनी रहती हैं। इसके साथ साथ एमआईएस के अंतर्गत किसानों को भुगतान में देरी होती है, जिससे किसान महंगे इनपुट एचपीएमसी से खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। तो इट इज ए काइंड ऑफ क्या कहा जाए इसको, मतलब अब एक अजब गजब सा शब्द है, तो एक किस्म से मतलब किसान ब्लैकमेल हो रहा है। मेरे पास इस ब्लैकमेल शब्द का कोई और मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट बन नहीं रहा। मतलब किसान ब्लैकमेल वर्ड में इस करके यूज करना पड़ रहा है कि किसान ने अपना मेहनत से उगाई हुई अपने एप्पल को या अपने प्रोडक्ट को एचपीएमसी को दिया, एचपीएमसी ने उसका पैसा देना है, अब डिले हो रहा है। अब एचपीएमसी क्या कर रही है, बोले भी आप खाद का पैसा ले लो, तो एचपीएमसी जिससे खाद परचेज कर रही है उसको इतनी जल्दी पैसा कैसे दे पा रही है? यह विशेष रूप से तब चौंकाने वाला है जब एचपीएमसी स्वयं यह दावा करता है कि वह केवल 9% मार्जिन पर कार्य करता है। क्या एचपीएमसी ये दावा नहीं करता कि उसका तो मार्जिन ही केवल 9% है, जो गहरी मूल्य निर्धारण एवं खरीद संबंधी अक्षमताओं की ओर संकेत करता है? मूल्य पारदर्शिता की जांच जीएसटी डाटा के माध्यम से आसानी से की जा सकती है, जिसमें तुलना की जा सकती है कि डीलरों को बिल की गई कीमतें, एचपीएमसी को बिल की गई कीमतें। ऐसी जांच में यह स्पष्ट हो जाएगा कि एचपीएमसी वास्तव में प्रतिस्पर्धा दरों पर खरीद कर रहा है या नहीं। ऐसी सभी खरीद प्रक्रियाएं आदर्श रूप से खुले टेंडर के माध्यम से ही होनी चाहिए। पूर्व में एमआईएस के अंतर्गत सेब की खरीद एचपीएमसी और हिमफेड दोनों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती थी, जिससे दो बड़ी सार्वजनिक संस्थाओं के बीच कार्यभार विभाजित रहता था। समय के साथ एमआईएस को एक बड़े और बढ़ते हुए व्यवसाय के रूप में देखते हुए सरकार ने पूरी खरीद की जिम्मेदारी एक ही वर्ष में हिमफेड से हटाकर केवल एचपीएमसी को सौंप दी, जिससे पूर्व की दो संस्था व्यवस्था समाप्त हो गई। इस अचानक केंद्रीकरण के कारण भारी परिचालन दबाव उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर एमआईएस के अंतर्गत खरीदे गए सेब सड़ते रहे और करोड़ों रुपए मूल्य के सेबों को नष्ट करना पड़ा, जिसकी व्यापक रिपोर्टिंग मीडिया में भी हुई है। अब कुछ एक बुलेट पॉइंट्स हैं। पहले एचपीएमसी 2-3 साल तक किसानों को पैसे नहीं देता मतलब 2-3 साल तक एचपीएमसी किसानों को पैसे नहीं दे पाता। फिर किसान मजबूरी में आकर वहां से मशीन, क्रेट, टूल्स उठाकर बाजार में बेच देता है, सिर्फ अपना पैसा रिकवर करने के चक्कर में। क्या अब किसान खाद की बोरी देकर घर का राशन लेने जाएगा? क्या बच्चों की स्कूल की फीस देने की जगह वहां खाद की बोरी देकर आएगा? क्या अब सरकार बार्टर सिस्टम चलाएगी? अगर किसी चीज की स्पेसिफिकेशन भारत सरकार से पहले ही तय है तो आप एक कारण बताइए कि बिना टेंडर के खरीद क्यों की जा रही है? अगर सरकार और जो आप खाद और दवाइयों की खरीद कर रहे हैं, क्या उनके भी पैसे आप तुरंत दे देते हैं? नहीं, उनकी भी भुगतान 4, 5 या 6 महीने में ही क्लियर किए जाते हैं। अब अगर किसानों को पैसे ही नहीं मिलेंगे तो वो करेगा क्या? अब कुछ एक बुलेट क्वेश्चंस हैं। क्या एचपीएमसी हर साल खाद और दवाइयों पर कितने करोड़ रुपए खर्च करता है? और यह पूरी खरीद बिना टेंडर के क्यों होती है? जब भारत सरकार खाद और दवाइयों की स्पेसिफिकेशन पहले से ही तय कर चुकी है, तो आप बताइए टेंडर ना करने की एक वैध वजह क्या है? क्या आप ये मानते हैं कि टेंडर से खरीद करने पर खाद और दवाइयों की कीमत 10 से 20% तक कम हो सकती है? हाँ या नहीं? एमआईएस के तहत किसान पैसा मांगता है, खाद और दवाइयां नहीं। फिर किसान को भुगतान की जगह सामान क्यों दिया जा रहा है? बिचौलियों को 6 महीने में पैसा मिल जाता है, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन किसानों को 2 से 3 साल तक इंतजार करना पड़ता है, ऐसा क्यों? क्या ये सच है कि खाद और दवाइयां सीधे कंपनी से नहीं बल्कि बिचौलियों के जरिए खरीदी जा रही है? हिमफेड का पूरा एमआईएस सेब खरीद का काम एक ही साल में एचपीएमसी को क्यों सौंपा गया? क्या है वो फाइल नोटिंग्स?
क्या है वो जस्टिफिकेशन? बिना क्षमता बढ़ाए एचपीएमसी की पहले क्षमता तो बढ़ाते। जो काम एचपीएमसी कर रहा था, जो काम हिमफेड कर रहा था, हिमफेड का पूरा काम उठाकर आपने एचपीएमसी को दे दिया, तो एचपीएमसी की क्षमता तो बढ़ी नहीं काम करने की, काम का बोझ डबल हो गया। ऐसा क्यों किया? क्या यह सच नहीं है कि इस फैसले के बाद एमआईएस के सेब सड़े और करोड़ों का नुकसान हुआ? क्या किसान खाद की बोरी देकर बच्चों की स्कूल फीस या घर का राशन चुका सकता है? क्या एचपीएमसी इसका जवाब देगा? एचपीएमसी कब तक वो तारीख बताएगा कि किसानों का बकाया पैसा कब मिलेगा? एचपीएमसी, हम तो बचपन से ये नाम सुनते आ रहे हैं, बिकॉज हिमाचल की कैश क्रॉप एप्पल है। मुझे याद है जब मैं बिलासपुर कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था, उसके ब्रदर जड़ोल में जो फैक्ट्री है वहां पर होते थे वो, तो हम लोग वहां घूमने जाते थे हर संडे को, जूस पीने, गपशप मारने। मतलब एचपीएमसी अगर घाटे में चले, जिस प्रदेश की कैश क्रॉप ही एप्पल है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज क्या हो सकती है? हम देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, हमें कियोस्क मिलते हैं, उस पे लिखा होता है एचपीएमसी का एप्पल जूस, और हमने एचपीएमसी को लाकर कहां खड़ा कर दिया है? एचपीएमसी घाटे में चलने का सौदा नहीं है, एचपीएमसी एक गोल्ड माइन है। आज एचपीएमसी से रिलेटेड इशू का ये पहला भाग था। दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी आगे और भी कई चीजें निकल कर आएंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस चीज पर गंभीरता से सोच विचार करेगी। एचपीएमसी और हिमफेड और हॉर्टिकल्चर के बीच में कामों का एक सामंजस्य बनेगा और बागवान हमारा किसी भी तरह से प्रताड़ित ना हो, ये सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।